अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेजबान नबिहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नबिहा, आज सबसे पहले हम फिर से बात करेंगे कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की, जिसका जो दूसरा राउंड है वो इख्तिताम पजीर हो गया है और अब ये सिचुएशन क्लियर होनी शुरू हो चुकी है कि थर्ड राउंड में कौन सी टीम्स जाएंगी जो नॉकआउट मरहला होने वाला है। लेकिन अगर बात करें तो लोग नाराज हैं कि और खफा भी हैं कि जो कतर होस्ट कर रहा था वही सरे फहरिस्त है जो अब इस इवेंट से बिल्कुल सबसे पहले इस इवेंट से आउट होने वाली जो टीम थी वो कतर थी, मेजबान टीम थी। अच्छा, अब काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि कौन सी टीम जो है वो लास्ट मरहले में, और इसमें से ऑब्वियसली जो पुर्तगाल है, ब्राजील है और जो फ्रांस है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। और पुर्तगाल और ब्राजील की टीम अनवार कहा जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है, लेकिन जैसा कि हमने इस इवेंट में भी देखा है कि इसमें थोड़े से अपसेट्स हमें देखने को मिले हैं। सो लेट्स सी कि अब ये जो लास्ट नॉकआउट मरहला होगा इसके जो मैचेस हैं वो कितने इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग तीनों टीम्स हैं, ये अपने दो मैचेस जीत चुकी हैं। पुर्तगाल है, फ्रांस है। अच्छा, कल भी यूएसए की टीम ने ईरान को 2 गोल से शिकस्त दे दी तो जीत गए, और एक गोल से शिकस्त दी। तो इससे पहले भी ईरान ने अपने मैचेस जो हैं वो हमने देखा। तो अब अगला मरहला आई गेस इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और जो कल मैचेस होने जा रहे हैं, पुर्तगाल ने यूरुग्वे को 2-0 से भी शिकस्त दी थी। दूसरे मैच में सेनेगल ने इक्वाडोर को शिकस्त दी और कतर अपना आखिरी ग्रुप मैच भी हार गया। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप 2022 के हवाले से ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपसे शेयर कर रहे थे। सनसनीखेज मैचेस भी हमने कुछ देखे हैं, बड़े अपसेट्स भी हुए हैं और ये जो फुटबॉल का मेला है ये अभी भी जारी है। जो 16 टीम्स हैं वो अब तीसरे राउंड में जाएंगी, जो कि नॉकआउट मरहला अब शुरू होने वाला है। बिल्कुल, बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जरा जिक्र करते हैं कराची से, सिंध से खबरें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज अपना यौम तासीस के सिलसिले में कराची के निश्तर पार्क और अतराफ के इलाकों को पीपल्स पार्टी के परचमों और बैनर से सजाया गया है। और यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी कुव्वत का भी मुजाहिरा करेगी। और अनवार बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं बिलावल भुट्टो सरदारी से। अगर खासकर सिंध की पॉलिटिकल सिचुएशन की बात की जाए, कराची और सिंध का जिक्र किया जाए, तो बिलावल भुट्टो सरदारी से कराची के लोगों को बहुत होप है, बड़ी उम्मीद है कि वो कराची के जो अवामी जो मसाइल है कम से कम वो उनको हल करेंगे। और एक्सपेक्टेशंस इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन पर जिम्मेदारी अब डबल है। तो निश्तर पार्क में यौम तासीस की मुनासबत से होने वाला ये जो जलसा है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज खिताब भी करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज। कमर जावेद बाजवा के हंगामा खेज 2 अदवार इख्तिताम पजीर, छड़ी नए सरबराह के हवाले। क्या बाजवा डॉक्ट्राइन जारी रहेगी? इस्तीफों और असेंबली तहरील का मामला अल्लाह पर। पंजाब में ऑपोजिशन की सरगर्मियां तेज। परवेज इलाही कुर्सी बचाएंगे या दोस्ती? कॉमनवेल्थ गेम्स, पाकिस्तानी एथलीट के 4 मेडल, न्यूजीलैंड में सब्ज हिलाली परचम बुलंद। सड़कों पर खवातीन बाइक राइडर्स मुश्किलात का सामना कैसे करें? बेहंगम ट्रैफिक और हादसात कम हो पाएंगे? पाकिस्तान में अमरूद की फसल खात्मे के करीब, अहम बरामदी फसल पर रियासत की नजर क्यों नहीं? और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा 5 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल पाक आर्मी के 16वें सिपा सलार थे और पाक फौज के सरबराह के तौर पर अपनी हंगामा खेज, इंतहाई अहम वाकयात से भरपूर मुतहर्रिक 2 मुद्दतें मुकम्मल करने के बाद वो सुबकदोश हो गए। कल की तकरीब भी नहायत अहम थी, उनकी जो स्पीच थी, उनकी तकरीर थी, वो भी बहुत अहमियत की हामिल थी। जनरल कमर जावेद बाजवा को अपने पेशरू यानी जनरल राहील शरीफ से 2 बड़े मामलात अनवार विरसे में मिले जिनसे उन्हें फौरी तौर पर निपटना था। उनमें से एक मामला सियासी नौयत का था और जो दूसरा सिविल मिलिट्री मसाइल से मुतल्लिक था। सियासी मामला हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ पैनामा पेपर्स के इल्जामात थे और सिविल मिलिट्री मसाइल मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी के हिकमत अमली पर फौजी और सियासी क़यादत जो थी उनकी मुतसादिम सोच थी, ये उससे मुतल्लिक था और इस मामले को डॉन लीग्स के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने पहले मरहले पर पाक फौज में अहम तैनातियां भी की, मुतअद्दिद अफसरान को प्रमोट भी किया और उसका मकसद यही था कि आने वाले दिनों में इन अफसरान को वो अपने अस्करी मुशीरों के तौर पर ओहदा देना चाहते थे। उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज भी किया
TTP से मुज़ाकरात भी किए। उनके दौर में हमने देखा कि पाक भारत कशीदगी उरूज पर रही और जो अफगानिस्तान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का अमल था उसका आगाज भी किया गया और उसको कंप्लीट भी किया गया। इसके साथ साथ जो मुल्की सी अस्करी रिवायात है उनको नई जहद दी और इस जहद को बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया। अब सवाल इस पूरी सूरत हाल में यह है कि बाजवा डॉक्ट्राइन क्या मुस्तकबिल में जारी रहेगी, क्योंकि कमर जावेद बाजवा ने जाते जाते 2 टोक अल्फाज में ये कहा है कि वो गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन पाक फौज उनके दिल में बसती रहेगी। क्या उन्होंने मजीद कहा, आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे अपनी फौज पे फख्र है जो इतने कम वसाइल के बावजूद बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर थर के सराहों तक मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करती है। ये फौज लसानियत, रंग नस्ल और मजहब के तफरीक से बालातर होकर मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी ये फौज जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत इससे बढ़कर मुल्क की खिदमत और दिफा करेगी। मैं भी अनकरीब गुलामी में चला जाऊंगा, लेकिन मेरा रूहानी राब्ता हमेशा फौज से कायम रहेगा। जब फौज को कामयाबी हासिल होगी तो मुझे खुशी होगी, लेकिन जब फौज पर मुश्किल वक्त आएगा तो ये यकीन रखिए कि मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। मैं जनरल आसिम मुनीर और पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लेकिन आर्मी चीफ देख रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ओहदे से एक ऐसे वक्त में रुखसत हो रहे हैं जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियासी तौर पर इंतहाई पेचीदा सूरत हाल से दो चार है और मुल्क की एक सबसे बड़ी सियासी जमात अगर कहा जाए तो वो पाक फौज के सियासी मामलात में मुदाखलत के ऐलान के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अस्करी क़यादत की किरदार कुशी में मसरूफ भी दिखाई दी। कल हमने सोशल मीडिया पर कुछ टॉप ट्रेंड्स भी देखे जो कि यहाँ शेयर करना शायद मुनासिब नहीं होंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इमरान खान की जानिब से सड़कों की सियासत तो खत्म करने का ऐलान किया गया, साथ ही साथ उन्होंने पार्लियामान से अलहदगी के ऐलान के लिए भी एक नई सियासी बहस भी छेड़ दी। बिल्कुल सवाल ये है कि इमरान खान की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, मुल्की सियासत में क्या तब्दीली आएगी। जो नए आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती के बाद इदारों के खिलाफ जो बयानबाजी और इल्जामात का सिलसिला हमने माजी में देखा कि रूज पर रहा, क्या ये हल हो पाएगा या नहीं, बहुत सारे सवालात हैं। इसी पूरे मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्जियाकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपने वक्त दिया। बाजवा डॉक्ट्राइन, 5th जनरेशन और बैन अक़वामी ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें और अफगान सरहद पर बाढ़, मुल्क से आप समझते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा भी हुआ इस पूरे अरसे में और 6 बरस के जो कई तारीखी काम हुए, अब जो एक नई ये क़यादत हम फौज की देख रहे हैं और जो मुल्क की सियासत देख रहे हैं, क्या आप इस पर अपना तज्जिया शेयर करेंगे? बिल्कुल, इम्तियाज साहब से मेरे एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना है कि क्या नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इदारों के खिलाफ जो बयानबाजी है और इल्जामात का सिलसिला जो है उसको अब बंद होना चाहिए। उस मामले को किस तरह से देखा जाए? पूरे मामले को मुतनाज़े बनाया गया। इस पूरी तैनाती से पहले हमने वो देखा, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, खान साहब थे, वो खुलेआम अपने धरनों में, अपने जलसों में तनकीद करते रहे। पूरी इस अहम तैनाती को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने देखा कि कल जो हैशटैग्स यूज किए गए यौम निजात और यौम दफा के हवाले से, हैशटैग पीटीआई के जो सरबराहान थे, जो लीडर्स थे, वो ये हैशटैग यूज कर रहे थे। इम्तियाज गुल साहब ने मैं ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं बाजवा डॉक्ट्राइन, 5th जनरेशन वॉर, अफगानिस्तान की बाढ़ की तकमील हुई, दूसरे मुल्कों से हम ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, 6 बरस में बहुत ज्यादा काम किया है बाजवा साहब ने, उनकी कोशिशों को जारी रखा जाएगा या कुछ मजीद नई तब्दीलियां हम देखेंगे? देखिए जी, जो बाजवा डॉक्ट्राइन के नाम पे जो चीज़ बहुत ज़्यादा पेडल की गई, जिसकी तशहीर की गई, वो दरअसल पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल थे वो, लेकिन उनके आसपास लोग होते हैं, उन्हें खुश करने के लिए इस किस्म की बातें वो कर देते हैं कि जी ये बाजवा साहब का कोई नजरिया। बाजवा साहब ने जो कुछ किया वो वही पाकिस्तान की फ़ौज का मिशन, वही पाकिस्तान की हुकूमत का मिशन है और बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को कुव्वतों से निजात दिलाना, पाकिस्तान को की राह पे गामजन करना और अंदरूनी तौर पे कानून की हुक्मरानी कायम करना। अब जब ये बात सामने आई थी कि बाजवा डॉक्ट्राइन, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि उन्हें उस काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जो बुनियादी तौर पर सियासी हुकूमतों का काम होता है, क्योंकि जब नाकामी होती है तो फिर मलबा उन लोगों पे पड़ता है जिनके नाम से इस किस्म की चीज़ें मंसूब की जाती हैं
और बुनियादी तौर पे फिर वही हुआ है। सो उस जो नए उनके जो फौज के नए सरबराह हैं उन्होंने वही काम जारी रखना है। बुनियादी तौर पे दिफा उनका फरीजा है, बुनियादी तौर पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, लेकिन जो जनरल बाजवा को दरपेश था वही मसला उनके पसरो नासिर मुनीर को भी दरपेश। सुनते आ रहे हैं एक बड़े तवील अरसे से इदारों का, फौज का सियासत में मुदाखलत के हवाले से जो एक सिलसिला जो पूरे मामले को मुतनाज़ बनाया गया, तनकीद की गई और अब फौज ने सियासी मुदाखलत ना करने का फैसला किया है। आपको लगता है कि इदारा इस फैसले पर कायम रहेगा, वो इस पर ही स्टिक रहेगा? वो देखिए, कल आपने 2-3 घंटे तक वो एक खुसूसी तकरीब देखी जो चेंज ऑफ कमांड जी सारी पाकिस्तान टीवी चैनल्स है उनके ऊपर वो तकरीब दिखाई जा रही थी। तो इससे आप खुद ही एक नतीजा किस हद तक वो खुद को दूर रखना चाहते हैं। दूसरे मुल्कों में इस किस्म की तकारीब होती हैं, वो खामोशी से किसी लोगों को पता भी नहीं फौज का सरबराह या नेवी का सरबराह तब्दील हुआ है। तो यहाँ तो सारी स्क्रीनें मैं देख रहा था, जितने भी बड़े छोटे बड़े टीवी चैनल थे उन्होंने कट किया हुआ था। तो जो पहले जिस बात का इरादा किया गया और लेकिन इम्तियाज साहब, अगर फौज का ये बयान सामने आया है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा, तो दूसरी जानिब जो जिम्मेदारी है वो सियासी रहनुमाओं लीडर्स पर भी तो बनती है। अगर वो खुलेआम फिर भी अपने धरनों में, अपने जलसों में या टीवी टॉक शोज में आकर अगर वो फौज पर या इदारों पर तनकीद करेंगे और उनको पिंच करेंगे, उनको पिन पॉइंट करेंगे, तनकीद करेंगे, मामलात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर तो वो अपने दिफा में आएंगे, उनको तो बोलना पड़ेगा। देखिए, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा से बालातर नहीं होना चाहिए। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, दुनिया भर में कहीं भी ऐसा नहीं होता। अव्वल तो बात यह है कि किसी भी इदारे को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए, ना ही किसी भी शख्स को, किसी भी इंडिविजुअल्स को या इदारे को गाली देनी चाहिए। बिल्कुल इज्जत व एहतराम और जो होते सिविलिटी के दायरे में रह के सारी बात करनी चाहिए। बाकी सियासत काम है कि वो मिसाली किरदार अदा करे, चाहे किसी भी जमात से उनका ताल्लुक है। लेकिन बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो मौजूदा हुक्मरान, इनसे पहले हुक्मरान थे, तमाम ने इसमें अपना अपना हिस्सा अदा किया हुआ है। खुल्लम खुल्ला गालियां भी दी हुई हैं, इल्जामात भी लगाए हुए हैं। तो इसमें आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि सियासतदानों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि वो रोल मॉडल होते हैं मुआशरे नौजवानों, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह फौजी क़यादत भी रोल मॉडल होती है। तो सबको मिल मिला के अदब आदाब का भी ख्याल करना चाहिए, पाकिस्तान के आईन का भी ख्याल करना चाहिए, बुनियादी हुकूक का भी ख्याल करना चाहिए। ठीक है, गुल साहब ये बताएगा, नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी सियासत खत्म करने का ऐलान किया, सूबाई असेंबलियों से उन्होंने निकलने का ऐलान किया। आपको क्या लगता है, इमरान खान जल्दबाजी में फैसला कर गए या फिर मामलात हल होते नहीं दिखाई दिए? देखिए, जाहिर है जिस अंदाज में उन्होंने सोचा होगा वैसा तो नहीं हो सका। इलेक्शन की डेट भी नहीं मिली, लेकिन उनके पास यही एक आखिरी पत्ता है कि असेंबली से इस्तीफा दे दें। और फिर जाहिर है अगर 550 के करीब हल्कों से आप ज़िमनी इंतखाबात तो नहीं आ सकते हैं, और उसके ऊपर भी 22-23 अरब रुपए हमें बताया जा रहा है खर्च आएगा, जबकि इंतखाबात वक्त मुकर्रर पे हों तो वो भी सितंबर-अक्टूबर में होने चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आती कि मौजूदा हुकूमत जो कि इंतहाई शदीद इक्तिसादी बहरान से दो चार है, वो किस तरह अफोर्ड कर पाए। पहले बल्दियात ज़िमनी इंतखाब करवाएं, फिर आम इंतखाबात करें, वो अलग बात है। लेकिन सर अभी जो जहमगोइयां हैं वो यही है कि आगे मजीद एक्सटेंड हो जाएंगे इंतखाबात की तारीख। जो हुकूमत है इस वक्त मौजूदा, वो तो भी मुकर्ररा तारीख पर करवाने के लिए भी शायद तैयार या राजी दिखाई नहीं दे रही है। जी, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि हम यही सुन रहे हैं कि हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पे या उसको जवाज बना के 6 महीने 12 महीने इसी असेंबली आयात को बढ़ा दिया जाए। बाकी अगर ये कर भी लिया तो इस मुल्क से जो इस वक्त सियासी बेचैनी है या सियासी बेयकीनी है वो ख़त्म नहीं होगी, जो मर्जी कर लें। क्योंकि कोई भी सरमायाकार, बैरूनी सरमायाकार, बल्कि अपने भी सरमायाकार, हमारे तो दुबई और बांग्लादेश
सरमाया मुंतकिल कर चुके हैं। कोई भी यहाँ पैसा लगाने को तैयार नहीं। अगर इस मुल्क में बाहर से पैसा नहीं आएगा, इस मुल्क के कारखाने नहीं चलेंगे, इस मुल्क में रोजगार नहीं बढ़ेगा, तो फिर चाहे वजीर आजम हाउस है, चाहे GHQ है, चाहे हमारी अफवाज है, उन सब के लिए खतरा है। तो बैसियत मजमूई जब तक इस मुल्क में यकीनी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, टाइमलाइंस तय नहीं होगी कि इस तारीख को इलेक्शन होना है, इस तारीख को नई हुकूमत बनेगी और वो हुकूमत अपने नए मैंडेट के साथ अपना कोई मुआशी लाएअमल बनाएगी, उस वक्त तक हमारे जो इक्तिसादी हालात हैं वो बेहतर होने वाले नहीं है। ना ही कोई बैरूनी ममालिक जो हैं वो हमारे अपने दोस्त ममालिक जो हैं वो भी अब पाकिस्तान पे पार नहीं कर रहे हैं। साख बड़ी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तो ये तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे फौजी हैं चाहे सिविलियंस हैं, उनको मिल बैठ के ये सोचना होगा कि क्या वो सिर्फ अपना हल्का नयाबत यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को महफूज करेंगे या मुल्क को महफूज करना चाहते हैं। ठीक है गुल साहब, ये बताइएगा तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं इस सिचुएशन को? असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी कर सकेंगी और अभी जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसमें हुकूमत भी दबाव में नजर आ रही है? देखिए, यही तो बात हम पिछले सवाल के जवाब में भी, हुकूमत दबाव इसलिए नजर आ रही है कि सियासी मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं है, इक्तिसादी हालात बहुत ख़राब हैं और पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं यानी गैर मुल्की ज़र मुबादला के, वो भी अब चीन और सऊदी अरब ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए हैं। जो सेफ डिपॉजिट है वो कुछ 6.2 या 3 अरब डॉलर का है, तो वो अगर निकाल दे तो फिर पाकिस्तान के पास मुश्किल से 1 महीने की दरामदात का पैसा रह जाएगा, बाकी 1.5-2 बिलियन डॉलर के करीब। तो ये सूरत हाल उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियों के हवाले से एक बिल्कुल वाज़ेह टाइमलाइन तय नहीं कर लेते। या तो इनको ज़िमनी इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे तो इसका मतलब है असम्बली को 1 साल की मुद्दत और बढ़ाएंगे। तो बहुत गैर यकीनी फैली हुई है। गैर यकीनी सूरत हाल में कोई भी मईशत न तो बच सकती है और ना ही पनप। ठीक है, गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन की तरफ तो यकीन जाना ही पड़ेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। उनका यही कहना था कि अब हुकूमत को और अपोजिशन को एक पेज पर आना चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, मुल्क की जो सियासी मामलात हैं, जो मईशत का हाल है उस पर बैठकर डिस्कशन करनी चाहिए। अनवार, कल जो है परवेज इलाही साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई, मतलब कि उसको काफी क्यूट भी कहा गया और इनोसेंट बयान भी कहा गया, जिन्होंने कहा कि असेंबलियां तहलील करने का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। तो लग रहा है कि थोड़ा सा जो फासला है वो खान साहब और परवेज इलाही के बीच दिखाई दे रहा है इस फैसले पर भी। खबरें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल प्रोग्राम में लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खेल के मैदान से एक अच्छी खबर अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तानियों को क्रिकेट देखने को मिलेगी और तो अब की बार हसरत रहेगी कि अच्छी खबर शेयर कर रहे हैं। और अब की बार नबिया बहुत अच्छी खबर ये है कि 17 साल बाद टेस्ट सीरीज पाकिस्तान में होने जा रही है, विच इज वेरी गुड न्यूज फॉर आवर क्रिकेट लवर्स। वर्ल्ड चैंपियन के साथ ये सीरीज होने वाली है। इंग्लैंड की जिनसे हम ताजा हारे हैं। ताजा हारे नहीं, मैं नहीं कहूंगी, मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छा बट स्टिल बहुत अच्छा हारे नहीं है, ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा फाइट किया। बहुत अच्छा फाइट करके की टीम इस वक्त तीनों फॉर्मेट्स में बड़ी बैलेंस फॉर्म है। टेस्ट सीरीज या वनडे, T20 तीनों में इस वक्त उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, फॉर्म में। 3 टेस्ट मैचेस अनवार खेले जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस और रावलपिंडी में जो पहला टेस्ट होने जा रहा है 1 दिसंबर को। यकीनी तौर पर ये रावलपिंडी के जो शहरी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि अभी हमने देखा ज्यादातर मैचेस लाहौर कराची में होते हैं, तो जो दूसरे शहरों से लोग हैं उनको हमेशा गिला रहता है कि यहाँ पर क्रिकेट क्यों नहीं होती। तो ये एक अच्छी खबर है और ग्राउंड आबाद होने जा रहे हैं। बहुत लंबा इंतजार था पाकिस्तान के लिए, बहुत मेहनत की पीसीबी ने। और अगर हम कहें क्रिकेट की बहाली का अगर वो कहें ना कि वो अब टाइम दौर शुरू हो चुका है, जो इतने साल पाकिस्तान से क्रिकेट खफा रही या दूर रही या जो भी मजबूरी थी या जो भी सिलसिला था सारा
अब पाकिस्तान में बिलाखिर क्रिकेट और जो है इसका वो एतराफ मैंने कुछ शोज देखे इंडियन टीवी के भी, तो वो भी यही बात करें कि अब पाकिस्तान टीम को कोई इग्नोर नहीं कर पा रहा। क्रिकेट यहाँ पर आए क्योंकि टीम हमारी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन इंडियन मीडिया भी और इंडियन जो बीसीसीआई है वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट उस तरह से, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले भी कंट्रोवर्सी की। पाकिस्तान में क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है, व्हिच इज वेरी गुड। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को हम मिस करेंगे इस सीरीज में और बेस्ट विशेस भी कहेंगे उनकी हेल्थ के लिए और रिकवरी के लिए। तो इनवार बात करते हैं गेस्ट हमारे साथ। जी बिल्कुल, लाइन पर मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। हाफिज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 17 साल बाद एक बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा पाकिस्तानी शायकीन को। टेस्ट सीरीज फाइनली पाकिस्तान में होने जा रही है 1 दिसंबर को। बहुत शुक्रिया, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। बिल्कुल एक पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक खुशी की चीज़ ज़रूर है कि मुल्क में जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली और वापसी का मामला था वो अब अपने मुकम्मल उरूज पर है। 17 साल बाद इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई है। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की टीम T20 मैचेस खेलने के लिए आई थी। ऑस्ट्रेलिया भी खेलकर चला गया, साउथ अफ्रीका भी चला गया, वेस्ट इंडीज भी चला गया, श्रीलंका भी चला गया। तो दुनिया के तमाम बड़े जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, बांग्लादेश भी खेलने के लिए आया, श्रीलंका भी खेलने के लिए आया, तमाम ममालिक यहाँ पर क्रिकेट खेल के जा चुके हैं। और अब 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलेगी तो यकीनी तौर पर ये न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहसियत मुल्क, बहसियत कौम और हम सब के लिए एक खुशी का मकाम ज़रूर है कि एक लंबा अरसा जो हमने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से अलग थलग गुजारा था, वो दौर अब अपने मुकम्मल तौर पर इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है। 2015 से इसका सिलसिला शुरू हुआ और आज हम 2022 में बैठे इंग्लैंड को होस्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कितना जोशो खरोश है इस हवाले से। और पाकिस्तान के मजमूई तासुर को अगर हम देखते हुए बात करें तो यकीनी तौर पर ये वो तमाम लोगों के लिए भी, भले वो कोई भी हैं, उनके लिए ये एक पैगाम है कि पाकिस्तान कभी भी इमरान, डेफिनेटली एक बड़ी खुशाइंद बात है ये सीरीज का भी होना। पाकिस्तान के अगर बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो दुनिया उसकी मद्दा है और तारीफ कर रही है, बड़े बड़े प्लेयर्स से लेकर तमाम टीम्स तक। लेकिन अगर हम हमारी बैटिंग ऑर्डर की बात करें या हमारी बैटिंग की बात करें तो वहाँ पे थोड़े से फ्लॉज हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, बहुत सारी तनकीद भी हुई। तो इस सीरीज में आपको लग रहा है कि बाबर आजम, रिजवान इन फॉर्म हैं? देखिए, जहां तक आपने बॉलिंग की बात की ना कि दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, तो वो महदूद ओवर्स की क्रिकेट में पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट में आते हैं तो यहाँ पर आपकी फास्ट बॉलिंग भी चैलेंज होती है, क्योंकि लंबे स्पेल करना, 5 दिन की बॉलिंग, आपको 2 मरतबा 20 विकेट्स आपको लेने हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए। तो यहाँ पर भी आप T20 की निस्बत पाकिस्तान की बॉलिंग को ज्यादा मेहनत और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास बासलाहियत बॉलर जरूर मौजूद है। नसीम शाह देखें, बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए और वो इस पेस अटैक में सबसे ज्यादा टेस्ट मैच उन्होंने खेले हुए हैं। लेकिन सलाहियत जरूर मौजूद है, इंटरनेशनल क्रिकेट का तजर्बा भी है और तो उम्मीद तो की जा सकती है कि वो अच्छे तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। हारिस रऊफ भी हैं, फ़हीम अशरफ के बारे में सुना जा रहा है कि उनको तीसरे फास्ट बॉलर की हैसियत से टीम में शामिल किया जाएगा नसीम हारिस के साथ। इसमें जरा थोड़े मसाइल हैं। लेकिन जहां तक बैटिंग का ताल्लुक है, देखिए रिजवान की रेड बॉल क्रिकेट में जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। बाबर बहुत अच्छे रन करते हुए आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने रन किए थे। पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर बहुत शानदार है, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में। अजहर अली की फॉर्म को बहुत ज्यादा शानदार नहीं थी, लेकिन वो बहुत तजर्बा, इस टीम के सबसे ज्यादा तजर्बाकार बल्लेबाज वही हैं। उनसे अच्छी तवक्को की जा सकती है, अच्छी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि वो बेहतर खेल का मुजाहरा करेंगे। बाबर आजम नंबर 4 पर आते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की और गुज़िश्ता 2-3 बरस से टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी कारकर्दगी का मयार ऊपर की तरफ जा रहा है। मिडिल ऑर्डर में जब आप देखते हैं कि रिजवान है, लेकिन उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, फिर फ़हीम अशरफ आ जाएंगे, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बॉलिंग में भी कुछ सेटल बॉलिंग नहीं है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में। और इसी तरह अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम के हवाले से, इंग्लैंड की टीम हम देख रहे हैं काफी बैलेंस टीम है, बॉलर, बैट्समैन, उनके जो फील्डर्स हैं। पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन की आपने बात की, इंग्लैंड की टीम को किस तरह से देख रहे हैं? अभी ताजा वर्ल्ड कप जीते हैं वो हमसे। देखिए, यकीनी तौर पर वर्ल्ड कप जीतने का एतमाद होता है, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ क्रिकेट है। जब आप टेस्ट मैच क्रिकेट पे आते हैं, प्लेयर्स बदल जाते हैं। कॉम्बिनेशन की जहां तक बात है, देखें उनकी भी स्पिन बॉलिंग, पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग में थोड़ी बहुत बर्तरी जरूर हो सकती है कंडीशंस के एतबार से।
अगर 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान जाता है, फिर एक मिस्ट्री स्पिनर, अगर वो मिस्ट्री चलती है तो पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। इंग्लैंड का ओपनिंग पेयर बहुत अरसे से मुश्किलात का शिकार है, उन्हें मसाइल का सामना है, लेकिन जो रूट बेन स्टोक्स के होते हुए वो बहुत ज्यादा उनको एतमाद मिलता है, क्योंकि उनकी रेड बॉल क्रिकेट में कारकर्दगी बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो बेहतर क्रिकेट खेलते हैं। फिर जब मार्क वुड के हवाले से भी जब चंद दिन 1-2 रोज कबल उनके कोच ने बात की तो उन्होंने कहा था कि वो पूरी उम्मीद हैं, लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं मार्क वुड तो उसका पाकिस्तान को फायदा हो सकता है। स्पिन बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि रेहान अहमद को उन्होंने डाला, वो बिल्कुल एक 19-20 साल के नौजवान के बॉलर हैं, लेकिन वो बहुत बासलाहियत हैं। तो ये इसका इन्हिसार अब चला जाएगा कि पाकिस्तान पिचेस कैसी बनाता है। अगर पाकिस्तान बैटिंग पिचेस बनाता है तो आप ये याद रखें कि उनके पास भी बहुत अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। और जो लेकिन पिंडी की पिच के हवाले से अगर बात करें तो पिंडी की पिच के हवाले से यही कहा जा रहा है ना कि फास्ट पिच होगी, तो कंडीशंस कैसी लगेंगी इंग्लिश टीम को? देखिए नबिया, फास्ट पिच के बारे में जरा कहना मुश्किल होगा कि पाकिस्तान तेज पिच बना लेगा। उसकी वजह यह है कि देखें जिमी एंडरसन उनके पास मौजूद है और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया इस मरतबा जो लग रहा है, अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ जाता है ना पाकिस्तान, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ऐसी पिच बनाएगा जिससे स्पिनर्स को मदद मिले। और जब आप एक ऐसी पिच बनाएंगे जिसमें आप 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो फिर ये टॉस भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो चौथी इनिंग्स में इंग्लैंड जाएगा तो स्पिनर ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान को खेलना पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे, क्योंकि जब आप स्पिन पिच बनाएंगे तो उससे रिवर्स स्विंग भी प्ले में आएगा, रिवर्स स्विंग के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। और उनके पास भी ऐसे बॉलर जरूर मौजूद हैं जो बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग करना जानते हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर मगर वाली कैफियत वर्ल्ड कप से तो पाकिस्तान उससे निकल आया, लेकिन यहाँ पर अगर मगर वाली सूरत हाल अभी नजर आएगी कि अगर पाकिस्तान ये कर लेता, अगर पाकिस्तान वो कर लेता, अगर पाकिस्तान पिचेज इस तरह की बना लेता तो मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। लेकिन जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को क्रिकेट खेलते हुए देखा, वहां पर पाकिस्तान ने फ्लैट पिचेज बनाई। और इस सीरीज में जब आप पाकिस्तान मैदान में उतरेगा तो आप देखें इंग्लैंड की जो खेलने का अंदाज है वो बहुत ज्यादा फर्क रखता है। वो बिल्कुल भी अपनी विकेट की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, वो हार और जीत से कता नजर बड़ी जारहाना क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और उनके पास उसके वसाइल भी मौजूद होते हैं। वो इस चीज को जहन में नहीं लाते हैं कि अगर वो टेस्ट मैच हार गए तो क्या होगा, लेकिन वो जो एक तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, जो उनका तरीकाकार है, वो उसके ऊपर खेलते हुए जारहाना अंदाज से मुखालिफ टीम को हमलों के जरिए दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा परेशान होगा, जो मसाइल पैदा कर सकता है। अगर वो उसी जारहाना अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए मसाइल हो सकते हैं। दिलचस्प ठीक है इमरान एक शॉर्ट कमेंट कीजिएगा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, उनकी इंजरी को लेकर आपको क्या लगता है अब जो रिहाब का उनका अमल है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि आगे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी? देखिए उनका रिहैब अब बिल्कुल मुकम्मल होने के बाद ही उनको क्रिकेट में वापस आना चाहिए, और जब उनका रिहैब मुकम्मल हो जाए तो बराह रास्त उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने की बजाय कुछ वो क्लब के मैचेस खेलें, कुछ वो आपके जो भी साइड मैचेस हैं वो खेलें, या उनके लिए मैचेस ऑर्गेनाइज किए जाएं। अलग से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कोई मसला नहीं है कि आप मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिले। और माजी में ऐसा होता आया है कि फास्ट बॉलर्स को हमने लाहौर में क्लब क्रिकेट के मैचेस खेलते हुए देखा है, जब वो रिहैब करते थे या आउट ऑफ फॉर्म होते थे तो वापस आते। तो शाहीन अफरीदी की अहमियत, उनकी सलाहियत को देखते हुए और पाकिस्तान के लिए उनकी जरूरत को देखते हुए प्रॉपर रिहैब करना चाहिए और सेहतमंद और फिट होकर ही वापस क्रिकेट में आना चाहिए। मोहम्मद हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अनवार, इन पाकिस्तान का सीजन है और पूरी दुनिया में इस वक्त फुटबॉल का सीजन है, सो आई थिंक इट्स अ गुड एंटरटेनमेंट हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कोयटा से, जहां पर बम धमाके के इत्तलात इस वक्त सामने आ रही हैं। तकरीबकारों की जानिब से ये कार्रवाई की गई है।
मुतादिद अफराद इस धमाके की वजह से जख्मी बताए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार भी इसमें शामिल हैं। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचने की इतलात मौसूल हो रही हैं। इन जख्मियों में एक राहगीर खातून भी शामिल है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कोयटा में, जहां तकरीबकारों की कार्रवाई सामने आई है। बलेली कस्टम्स के करीब ट्रक पर बम धमाके की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हैं। सिक्योरिटी एहलकार भी इनमें शामिल हैं। यहाँ पर कई गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। मजीद डिटेल्स भी जैसे जैसे हमारे साथ सामने आ रही हैं हम आपसे शेयर करेंगे। अभी के इत्तलात के मुताबिक इन जख्मियों में राहगीर खातून भी शामिल हैं। ये जाए वक़्वा कि पे इस वक्त बड़ी इनिशियल स्टेज पे ये तस्वीर, ये वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज है, आप न्यू के स्क्रीन पर देख रहे हैं। अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है, हादसा हुआ है। कोयटा में तकरीबकारी की ये कार्रवाई हुई है और ये बुलेली कस्टम्स के करीब ट्रक पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से। अनवार, और न्यूजीलैंड से अच्छी खबर आ रही है पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी पावर लिफ्टर मुस्तफा बेग ने 4 तमगे जीतकर सब जिलाली परचम बुलंद किया है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस यंग टैलेंट। कौमी पावर लिफ्टर ने 110 किलोग्राम वजन की कैटेगरी में हिस्सा लिया और उन्होंने बेंच प्रेस में चांदी का तमगा, डेडलिफ्ट में चांदी का तमगा और स्क्वाट में चांदी का तमगा और मजबूरी तौर पर उन्होंने ये मेडल्स हासिल किए। सिल्वर मेडल मिला है। और कॉमनवेल्थ में मुस्तफा बेग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सिर्फ एक खिलाड़ी थे। ये भी ठीक शायद इसलिए नहीं है कि हमारे पास जो स्पोर्ट्समैन हैं वो बहुत ज्यादा हैं, टैलेंट बहुत ज्यादा है। अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें तो वहां से भी जो एथलीट्स हैं वो बड़ी एक क्वांटिटी में इन गेम्स में हिस्सा लेते हैं। जैसे अच्छी बात तो ये कि अब हमारे न्यूज मीडिया ने ऑन सोशल मीडिया हमने रिकग्निशन देनी शुरू की है अपने खिलाड़ियों को, स्पोर्ट्स को भी, इस टैलेंट को। तो सबसे अच्छी एक खुशाइंद बात मेरे ख्याल से कि गुज़श्ता चंद सालों में हमने एक ये चीज हासिल की है कि हम इन लोगों को क्रिकेट के अलावा भी दूसरे स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। 4 दिसंबर को कॉमनवेल्थ गेम्स इख्तिताम पजीर होने जा रही हैं। जैसा से हम डिस्कस कर रहे थे कि जो बाकी कंट्रीज हैं, बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इंडिया, 43 ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया है। और कॉमनवेल्थ में सिर्फ भारत की अगर बात करें तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में उनके 30 खिलाड़ी मैदान में थे। और मुस्तफा बेग जो कि 2019 में भी एशियन चैंपियन रहे हैं, पाकिस्तान के उन्होंने गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। और ब्रॉन्ज मेडल अभी ये एक स्पोर्ट्समैन हैं जो कि एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने और चांदी का मेडल जो है वो अपने पास रखते हैं। बिल्कुल। और मुस्तफा फरहान बेग एशियन और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिलतरतीब सोने और चांदी के तमगे जीतने वाले वाहिद पाकिस्तानी पावर लिफ्टर बन चुके हैं। सो मोर पावर टू यू। ब्रेक लेंगे प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे आफ्टर हेडलाइंस विद सम न्यूज सेगमेंट्स एंड एनालिसिस। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और अनवार, मुझे बताएं कि सुबह ऑफिस आना, हमारा घर बहुत दूर है हमारे ऑफिस से। तो यूजुअली जब हम देखते हैं कि ट्रैफिक आवर्स नहीं होते, ट्रैफिक टाइमिंग्स नहीं होते, तो 10 to 20 मिनट्स लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। अदरवाइज इट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स, 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लगते हैं। बिल्कुल। और तो लाहौर के जो ट्रैफिक है वो कि हम भी जिस टाइम पे ऑफिस आ रहे होते हैं, स्कूल टाइम भी है, लोगों का ऑफिस टाइम भी है, तो शायद लाहौर की सड़कें छोटी पड़ गई हैं या गाड़ियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं लोगों के पास, जिसकी वजह से जो और ट्रैफिक जो बेहंगम है उस पर हम जरूर बात करेंगे कि कोई रूल एंड लॉ उस तरह से नहीं है, लोग फॉलो नहीं करते। बेसिकली अवेयरनेस बहुत कम है, फॉलो नहीं किया जाता। तो उसका हल भी निकालने की जरूरत है। गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी होती हैं। हम देखते हैं कि फुटपाथ पर भी लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ट्रैफिक में जल्दी निकलने के लिए। तो इस तमाम तर मामले को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। साथ ही साथ नबिया, आजकल सड़कों पर हम देख रहे हैं कि खवातीन राइडर्स जो हैं, बाइक राइडर्स, वो बढ़ती जा रही हैं। उनकी सेफ्टी के लिए क्या इकदाम हैं? सबसे पहले इसी बात के साथ अनवार की मैं ये पैगाम भी देना चाहूंगी कि जितनी भी खवातीन बाइक चला रही होती हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम कि वो इंडिपेंडेंट खवातीन हैं और अपने काम खुद करती हैं। लेकिन उनको देखना खुदारा प्लीज, मतलब कि ये जो एक ऑर्डिनेंस है हमारे यहाँ कि भाई अच्छा वो देखें जी बाइक पे खातून जा रही है, ये ऑर्डिनेंस मेरे ख्याल से खत्म होनी चाहिए और इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की भी अभी भी जरूरत है। तो चलिए, बहरहाल जो हमारे मसले मसाइल हैं अनवार, उसके हवाले से बात करते हैं। बिल्कुल बात करते हैं। गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर डॉक्टर असद एजाज मली ने हमें ज्वाइन किया है।
सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ट्रैफिक के हवाले से जिस तरह से हमने बात की कि रूल एंड लॉ तो है यकीनी तौर पर, उसको फॉलो लोग नहीं करते। उसको फॉलो करवाने के लिए जो आप लोगों के रूल्स हैं वो भी डे बाय डे हम देख रहे हैं कि टफ किए जा रहे हैं, जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी हम ये सुन रहे हैं कि अगर वन वे से कोई आएगा या जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, अब मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इस चीज़ पे हम काफ़ी देर से स्टडी कर रहे थे और जब डाटा को हमने देखा है तो अगर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं वन वे की वायोलेशन के हवाले से, क्योंकि बड़ा सीरियस किस्म का ऑफेंस है, इससे ना सिर्फ बंदा अपनी जान को खतरे में डालता है बल्कि बाकी रोड यूज़र जो हैं उनके लिए भी खतरे का बायस हो सकता है। तो एक साल के दौरान तकरीबन 2.25 लाख लोगों का चलान सिर्फ वन वे वायोलेशन पे हुआ, 2.25 लाख लोगों का। लेकिन इसके बावजूद आप देखते होंगे कि डिफरेंट रोड्स पे डिफरेंट जगहों पे लोग वन वे की वायोलेशन करते नजर आते हैं। तो बेसिकली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है जो रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है, 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी रूल ऑफ लॉ, यानी सबके लिए लॉ बराबर होना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की सर्टेनिटी होनी चाहिए कि जो वायोलेशन करे उसे पता हो कि मुझे ज़रूर सज़ा मिलेगी। और तीसरा होता है सेवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट, कि सज़ा भी मिलेगी और अच्छी हासिल मिलेगी। तो इन सारे फैक्टर्स को जब हम मिला लेते हैं तो फिर एक डेटरेंस पैदा होती है और फिर लोग जो है वो लॉ को अबाइड करने की तरफ जाते हैं। तो अब जो हमारा थर्ड फैक्टर है जो सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। फाइन करके देख लिया, लोग बाज नहीं आ रहे, हादसात का बायस बन रहे हैं, वन वे के आगे पीछे जा रहे हैं, ट्रैफिक को डिसरप्ट करें। तो लॉ में प्रोविजन है कि जो बंदा नेग्लिजेंट ड्राइवर हो, नेग्लिजेंस से ड्राइविंग कर रहा हो, रैश ड्राइविंग कर रहा हो, जिससे लगे कि ये अपनी जान को या किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल सकता है, तो उसके तहत फिर एफआईआर उस पर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो जब भी कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है, जब आप लोगों ने फाइन्स भी बढ़ाए तब भी उन लोगों ने एहतजाज किया, अगर अब आप ये कह रहे हैं कि आप मुकदमे दर्ज करने जा रहे हैं तो क्या नई मुश्किल नहीं खड़ी हो जाएगी? ट्रांसपोर्टर्स तो एहतजाज करना शुरू करेंगे। किसी भी जगह पे जब कोई लॉ इंप्लीमेंट कराना होता है, कोई रूल इन्फोर्स करना होता है, तो इनिशियली डेफिनेटली उस पर रेजिस्टेंस आती है। लोग अपने एक ईजी लाइफस्टाइल के आदी होते हैं या एक उनकी अपनी हैबिट्स होती हैं, उनको चेंज नहीं करना चाहते। तो जब भी लोगों की हैबिट्स चेंज करने की बात आती है, उन्हें ठीक लाइन पे लाने की बात आती है, तो डेफिनेटली हमें थोड़ी रेजिस्टेंस हर किसी को फील करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। वो हमें भी शायद करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि मीडिया बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें प्ले कर रहा है, हमारे इस मैसेज को लोगों तक कन्वे कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमने सीधा बात की कि हमने फाइन्स किए और हैवी फाइन्स हुए, जुर्माने हुए, उसके बाद पनिशमेंट की बात कर रही हैं, अनवार भी मुकदमात की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक सिविक सेंस आप समझते हैं कि लोगों को अभी भी है? आई थिंक कि जब तक वो सेंस उनमें या वो अवेयरनेस नहीं होगी तब तक तो वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करते रहेंगे। एक शख्स इसको पता ही नहीं है कि इस रोड की स्पीड लिमिट क्या है, या मैंने फर्स्ट लेन में ड्राइव नहीं करना, सेकंड या थर्ड लेन में जाना है, तो इस तरह तो फाइन्स होते रहेंगे, जुर्माने बढ़ते रहेंगे, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहेगा, उसके हल की जानिब हम नहीं बढ़ेंगे। बड़ा वैलिड और पर्टिनेंट पॉइंट है जो हमेशा हर जगह पे बहस होती है, जी आप इन्फोर्स नहीं कर रहे, आप काम नहीं ठीक से कर रहे। हम अगर 200% की कैपेसिटी पे भी काम कर लेना, लेकिन अगर लोगों में सिविक सेंस वाली वो जो आपने बात की है वो नहीं होगी, लोग खुद नहीं फॉलो करना चाहेंगे, तो एक की जगह अगर 10 ट्रैफिक वार्डन्स भी खड़े कर दें तो वो लिमिटेड इम्पैक्ट कुछ अरसे के लिए तो जरूर करा सकेंगे, लेकिन परमानेंट चेंज नहीं होगा। वो जाहिर है वो 10 बंदे छुट्टी पे भी जाएंगे, शाम को घर पे भी जाएंगे, वो जिस वक्त नहीं खड़े होंगे लोग फिर उल्टा चलना शुरू कर देंगे। तो जब तक ये हमारे वही हम बार बार हर जगह इस चीज़ का कह रहे हैं कि हमारा प्ले ग्रुप से स्कूल के सिलेबस का हिस्सा नहीं बनेगा, ये ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक अवेयरनेस, सिविक सेंस का सब्जेक्ट जो है ये मैंडेटरी होना चाहिए। जिस तरह हमें इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, हिसाब, रियाजी जो भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में, उसी तरह मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए सिविक सेंस, ट्रैफिक लॉज। बाहर के सब मुल्कों में है, आप बाहर के किसी भी अच्छे कंट्री में जाएं, वहाँ पे आप प्ले ग्रुप के बच्चे को साथ लें तो उसे पता होगा दिस इज ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं, रेड सिग्नल का मतलब ये है, ग्रीन का ये है, स्कूल की बस यहाँ पे खड़ी होगी, हम गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो जब हम तक अपने बच्चों को जब तक ये चीज़ नहीं सिखाएंगे, फाइन्स जितने मर्जी बढ़ा लें, वो लिमिटेड टाइम के लिए तो इम्पैक्ट डलेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से चीज़ें शुरू होनी चाहिए, यकीनी तौर पर आप ठीक कह रहे हैं। आपने गल्फ कंट्रीज की बात की है, वहां पर वीज़ा हासिल करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। सॉरी, वीज़ा नहीं, लाइसेंस। आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर तो लाइसेंस जिस तरह से मिलता है, आप भी वो बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, एक कॉल पे भी लाइसेंस मिल जाते हैं। जो हमारा एक लर्नर का अमल है उसको अभी तक सही से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? लोगों को इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं दी गई? अगर नहीं लोग सही ड्राइविंग कर रहे तो फिर जो लाइसेंस देने का अमल है उसको शायद थोड़ा सा टफ करने की जरूरत है।
देखिए, ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं। पहले मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा कि आज से 5-10 साल या कितना अरसा पहले लाइसेंसिंग में क्या सूरत हाल थी, लेकिन अब भी अगर आप पिछला पास्ट ट्रैक देखें, पिछले कुछ सालों से देखें लाहौर लाइसेंसिंग के हवाले से, इसमें बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अब लाहौर की पॉपुलेशन जो आप फॉर्मली या इनफॉर्मली 1.5 करोड़ के आगे पीछे बताते हैं, या 1 करोड़ 20 लाख जितनी 30 लाख बताते हैं, उसके लिए हमने 24 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर बनाए हैं पूरे लाहौर में, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो राउंड द क्लॉक काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। सब जगहों पे वीडियो सर्वेलेंस अवेलेबल है। किसी बंदे को बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए, बोथ रिटन टेस्ट एंड फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट, उसके बगैर लाइसेंस इशू नहीं होता। बाकी वो हमारी पूरी आवाम की कोशिश होती है कि हमें आदत नहीं है क्यू में लगने की। अगर 3 बंदे भी हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कॉल करा के बोलें सर मेरा काम जरा जल्दी करा दें। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी है हमारी सोसाइटी में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस हो रही है, क्योंकि अब सेंटर्स बढ़ गए हैं। पहले कम होते थे तो लोग जरा ज्यादा पैनिक करते थे, अब 24 सेंटर्स की वजह से ये इस तरह की शिकायत बहुत कम रह गई हैं हमारे। अच्छा सर, अभी हम जिस तरह से देखते हैं कि लाहौर में जो ट्रैफिक का एक मसला है, दो कि उसके सोल्यूशंस भी साथ साथ हैं, लेकिन इंप्लीमेंट उस तरह से नहीं हो रहा है। ज़बान पाक के बाहर की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी हम डेली बेसिस पर ट्रैफिक का बहुत रश देख रहे हैं, स्पेशली स्कूल टाइम्स होते हैं। या अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो उसके लिए कोई प्लान है, कुछ अभी तक ट्रैफिक पुलिस कर रही है? देखिए, हमारी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भी है। हमने स्पेशल वहाँ पे थोड़ा सा अल्टरनेटिव रूट के हवाले से भी लोगों को बताया। कुछ एरियाज़ में बाज़ औक़ात स्पेसिफिक एक्टिविटी हो रही होती है, जैसे पिछले 15 दिन से आफ्टरनून में एक डेली दबाव का सामना करना पड़ता है हमें, शादमान से लेके केनाल तक जेल रोड के ऊपर। उसकी कुछ वजूहात होती हैं, क्योंकि जलानी पार्क में विंटर फेस्टिवल चल रहा है, जिसे देखने के लिए रोजाना हज़ारों की तादाद में आते हैं लोग। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वो है ज़मान पार्क में जैसे वो एक्टिविटी आजकल चल रही है, उस वजह से होता है। फिर लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, जो केनाल पे जा रहे हैं, जो हरबंसपुरा की तरफ जा रहे हैं, वो रुकते हैं और देखते हैं। प्लस वहां पे वो मीडिया की इतनी ज्यादा वैन्स खड़ी हैं, वो जो इतने सारे माइक्स देखते हैं ना, तो हर बंदा अगर 10 सेकंड की ब्रेक लगाता है तो पीछे वो एक क्यू लंबी लाइन लग जाती है। अच्छा सर, जिस तरह से हम अगर थोड़े से फैक्ट्स की जानिब बढ़े, तो लाहौर की मैं बात ही करूंगी कि सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट्स रिपोर्ट्स होते हैं वो बाइकर हजरात की रिपोर्ट होती हैं। कोई स्टंट कर रहा होता है या कोई अपनी लेन की खिलाफ वर्जी कर रहा होता है। और अगर अनवार आप भी इस बात के विटनेस होंगे या मैं भी, कि जब भी हम अपने घर जा रहे होते हैं और जो 40 मिनट का सफर होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो बाइकर्स ही होते हैं, जो कि बहुत स्टंट करते हुए, जिगजैग ड्राइव करते हुए बहुत तेजी के साथ वो जाते हैं। सबसे ज्यादा केसेस भी उन्हीं के आते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई बाइक नहीं लेकर आता है, या वैसे भी अगर किसी के पास पुरानी है, तो वहाँ पे मिरर सबसे पहले उतारे जाते हैं उस बाइक के। ये ख्याल नहीं रखा जाता। फिर बाइकर्स इशारे भी नहीं देते हैं। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि ये एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए इस तरह की बाइक्स या उन अफराद का चालान किया जाए या उनका लाइसेंस मनसूख किया जाए? देखिए, हर जगह बाइक्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और एक्सीडेंट्स में भी अगर हम फिगर्स देखते हैं तो उन्हीं के फिगर्स ज़्यादा होते हैं। तो उसकी एक तो ये वजह है कि स्टेटिस्टिकली वो बहुत ज़्यादा है। लाहौर में अगर टोटल 7 मिलियन गाड़ियां हैं, 70 लाख टोटल जो हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 4.9 मिलियन मतलब 50 लाख जो हैं वो सिर्फ बाइक्स हैं। तो डेफिनेटली वो ज़्यादा नज़र आएंगे। बाकी 20 लाख में हर तरह की गाड़ी है और 50 लाख सिर्फ मोटर बाइक्स हैं, तो वो आपको हर जगह पे नज़र आते हैं। एक्सीडेंट्स की रेशो भी ज़्यादा होती है। एक ये इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मोटरसाइकिल के ऊपर शुरू में जब हम छोटे थे देखते थे कि साइड मिरर्स लगे होते थे दोनों साइडों पे, लेकिन अब उसका ट्रेंड नहीं रहा। अब वो लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए कि जी ये थोड़ा सा, और आदी नहीं रहे उस चीज़ के। तो इस चीज़ को दोबारा से हम टेकअप करने जा रहे हैं। हमने जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं, और हमारी ये ऑलरेडी कोर्ट में भी ये चल रहा है ये बात कि साइड मिरर्स को कंपल्सरी किया जाए और दोबारा से लोगों को इस तरफ लाया जाए। अब बाकी देखिए, अवेयरनेस सेशन हमें मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। और जब तक ये एजुकेशन हमें घर से नहीं मिलेगी कि बगैर हेलमेट के बेटा आप नहीं जाएंगे बाहर, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के नहीं जाएंगे। और अगर एक मैं बाइक को अल्ट्रेशन करके घर पे खड़ी करता हूं, तो मेरे वालिद साहब या मेरे घर वाले बड़े बुजुर्गों को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, ये किस तरह की बाइक बना रहा है, ये क्या रोड्स पे रेसिंग करता है। इतनी ज्यादा रोड्स हैं, आपकी 1400 किलोमीटर प्लस रोड्स विद इन सिटी लाहौर हैं। हमारे पास ट्रैफिक वार्डन्स की कैपेसिटी जो है वो एक लिमिट तक हो सकती है ना। हर जगह, हर रोड पे, हर चप्पे पे, हर फुट पे नहीं खड़े हो सकते। तो इसमें जब तक शहरी आगे नहीं आएंगे, पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, तो ये चीजें थोड़ी सी हमें डिस्टर्ब करती हैं। अभी जो हमें इश्यूज हैं लाहौर में, हम देख रहे हैं जिस तरह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, आबादी का तनासुब बढ़ रहा है। फिर दूसरे शहरों से जब लोग माइग्रेट ज्यादातर लाहौर होके आ रहे हैं, जो करीबी शहर हैं लाहौर के, उसके बाद पार्किंग के इशूज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अभी भी शायद लाहौर में 11 जो पार्किंग प्लाजाज हैं वो भी इल्तबा का शिकार है, उनकी तामीर कंप्लीट नहीं हो रही। डिफरेंट मार्केट्स में जब हम जाते हैं, गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, तो फिर मजबूरन लोगों को सर्विस लेन में या रोड के ऊपर ही गाड़ी पार्क करके
जाना पड़ता है। उस हवाले से क्या किया जा रहा है? साथ ही साथ हम देखते हैं कि इतनी वाइड रोड्स हैं लाहौर की, लेकिन कुछ जगहों पर जो रेडियो वाले हैं या जो चिंची रिक्शे वाले हैं वो आधी सड़क के बीच में खड़े होकर सवारियां बिठा रहे होते हैं, तो वहां पर भी हमें ट्रैफिक वार्डन्स नहीं नजर आते। आपकी बात ठीक है, इतनी डिप्लॉयमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन ये इश्यूज को भी देखा जा रहा है। आप देखिए 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ट्रैफिक और रोड यूजर्स के हवाले से। एक तो डेफिनेटली इन्फोर्समेंट वाले ट्रैफिक पुलिस होगी, सेकंड हम बात कर रहे थे बार बार सिविक सेंस पब्लिक की, जो सेकंड कंपोनेंट। थर्ड मेन कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन पे रोड्स कैसी हैं, पुल कैसे हैं, या आपकी पार्किंग एरियाज कैसी हैं। डेफिनेटली जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है लाहौर में, बड़ा एग्रेसिवली और फ्रंट फुट पे आके हमें काम करने की ज़रूरत है। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ मार्केट्स पुरानी बनी हुई हैं, उस वक्त के लिहाज से तो शायद पार्किंग थी, लेकिन अब जितनी ज़्यादा गाड़ियों का लोड हो गया, मोटरसाइकिल्स का लोड हो गया, नए पार्किंग प्लाजा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने अगर कल देखा हो तो कल भी एक बड़े तमाम स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई, जिसमें MM आलम रोड, मतलब जिस पे हम बैठे भी हैं, तो उसके हवाले से बात हुई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है, यहाँ पे पार्किंग प्लाजाज जो हैं, एक ऑलरेडी बना है वो डूंगी ग्राउंड वाला जो है उसको एक्टिव किया जाए, ऑपरेशनलाइज किया जाए, एक दूसरी साइड पे बनना चाहिए। इसको पेडेस्ट्रियंस के लिए जरा पॉजिटिव तरीके से बनाया जाए ताकि लोग पैदल चल के शॉपिंग कर सके। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा वो चलने का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। हर बंदा कहता है कि हर शॉप के अंदर ही मैं गाड़ी लेके जाऊं। कुछ प्लाजाज हमने जो स्टडी किए हैं जिनकी बेसमेंट में पार्किंग है, ये रिसेंटली इस वीकेंड पे हम फिनोमिना देख रहे थे। यहाँ पे हुसैन चौक के साथ एक आगे शॉप है कोई ब्रांड्स की, तो उनका कोई सेल का आइटम था या पता नहीं कुछ इस तरह की एक्टिविटी थी, तो बहुत ज्यादा रश हो गया, वहां पे रश हो गया। तो जब वहां पे देखा जाके ट्रैफिक वार्डन ने, तो उनकी बेसमेंट में पार्किंग है, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं है। सारे कह रहे हैं नहीं यार हमने 2 मिनट रुकना है, हमने 2 मिनट रुकना है। तो थोड़ा सा लोगों में चलने से एक घबराहट फील करते हैं, एक टेंडेंसी नहीं है, एक ट्रेंड नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स जब हम इनको एड्रेस करें तो फिर ओवरऑल चीजें बेहतर हो। सर आपने रूल एंड लॉ की बात की अपनी कॉन्वर्सेशन में, इससे पहले जब हम शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में देखते हैं या अंदरून शहर की बात करते हैं या शहर से बाहर की जो जोन है या इलाके हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की उस तरह से लोग खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं, फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन ये अवामी सवाल आ रहा है, मैं आपसे आई एम श्योर यू विल आंसर दैट, कि जब हम कैंट एरिया में दाखिल होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन होता है, कवानीन की उनको फॉलो भी किया जाता है और कुछ छोटी सी मिस्टेक पर प्रॉपर चलान भी किया जा रहा होता है। तो ये फ़र्क हम क्यों देख रहे हैं शहर के 2 हिस्सों में? देखिए मेरी इसमें जो बिल्कुल ज़ाती राय है, और मैं डिफरेंट जगहों पे इस चीज़ को कोट करता हूँ कि हमेशा आपको एफिशिएंसी किसी जगह की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी इदारे की, किसी भी बंदे की देखनी चाहिए कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। कैंट का एरिया डेफिनेटली वहाँ पे वो आम गुजरगाह नहीं है। आपने अगर देखा होगा हर रोड पे भी लिखा होता है कि ये शारा आम नहीं है कैंट के अंदर। तो वहाँ पे ओवरऑल ही ट्रैफिक का लोड जो है वो बहुत कम रहता है अगर हम मेन कैंट की बात करें, सदर को छोड़ के बाकी जो मेन रोड्स हैं। और डेफिनेटली वहाँ पे हमें असिस्टेंस भी मिलती है, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट की बाकी एजेंसीज हैं उनकी भी असिस्टेंस होती है, तो डबल स्ट्रेंथ हो जाती है हमारी। अगर जेल रोड पे या उससे पीछे या शादमान में या अगर सगियां ब्रिज पे हमारे सिर्फ ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, तो कैंट के अंदर हमें दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से भी असिस्टेंस मिल जाती है, तो ओवरऑल एक इम्पैक्ट अच्छा आता है। और जहाँ पे देखिए लोड कम होगा, वायलेशंस भी कम होंगी, एक अच्छा आएगा। अब जितनी ट्रैफिक मैं रात को विजिट कर रहा था शादरा, सगियां और उस एरिया का सारा मैंने विजिट किया जब, तो वहां पे हजारों की तादाद में ट्रक खड़े थे, नॉट इन हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ना, लाइक। तो वो ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, फिर वायलेशंस भी ज्यादा होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लिहाज से नहीं बना हुआ। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं वायलेशंस हो रही हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर इसी काम के लिए लगाया गया है, लेकिन हम बारहा ये खबरें सुनते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे खराब हैं, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो चालान जिस तरह से पहले जिस रेशो से लोगों को आ रहे थे अब नहीं आ रहे। सेकेंडली, जिस तरह हमने शो के शुरू में बात की थी, जो खवातीन बाइक राइडर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल कोई फोर्स या कुछ काम उस पर भी किया जा रहा है कि जो खवातीन अब अपनी जॉब पे जा रही हैं या किसी भी काम के लिए जा रही हैं उनके लिए उनको किस तरह से सिक्योर किया जाएगा? आप सेफ सिटी के हवाले से ये है कि जाहिर बात है टेक्निकल चीज़ है, एक उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बाज़-औक़ात कैमरास कुछ डाउन भी हो जाते हैं, बाज़-औक़ात सारे अप होते हैं, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ा ओवरऑल हेल्पफुल साबित हो रहा है सेफ सिटी अभी तक। जो खवातीन बाइक राइडर्स के हवाले से ये बड़ी पॉजिटिव है। सोसाइटी में इस तरह के इनिशिएटिव्स को जो है हमें मजीद प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग स्पेशली लेडीज़ जो हैं इंडिपेंडेंटली वो काम पे जा सकें, जहाँ पे भी उनकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है, जॉब से रिलेटेड है, तो वो जा सके। तो डेफिनेटली उनके लिए स्पेशल हम रोड्स पे भी कोशिश करेंगे कवर करने के हवाले से। अच्छा सर, एक चीज़ ज़रूर लास्ट कमेंट और शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगी। रिंग रोड से डेली मेरा आना जाना चूँकि होता है और आई थिंक लाहौर के लिए इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई हो नहीं सकती, कोई और प्लान इससे हो नहीं सकता था।
लेकिन इनिशियली देखा वहाँ पर कि स्पीड बढ़ाने की वजह से चालान वहाँ पर हो रहे हैं। अब जब वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो एक तरह से खौफ भी आता है, जिस स्पीड से गाड़ियाँ वहाँ पर जा रही होती हैं और ट्रैफिक पुलिस उस तरीके से वहाँ पर नज़र नहीं आ रही होती जो कि शुरू में हमें दिखाई दी थी। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि रिंग रोड जो है दैट इज़ नॉट अंडर माय ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज़ नॉट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ट्रैफिक पुलिस लाहौर, लेकिन हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ही है वहाँ पे। वो मेरे हाल से स्पीड गन वगैरह उनकी है और उसको वो यूज़ कर रहे होते हैं। इवन मैंने 2-4 दफ़ा खुद एक्सपीरियंस किया है, उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अवाम के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे कि किस तरह से जो बेहंगम ट्रैफिक लाहौर की बढ़ती जा रही है और यकीनी तौर पर इसमें मजीद इजाफा भी हम आने वाले सालों में देखेंगे, किस तरह से इसको अवाम भी, जिस तरह से आपने शुरू में बात की कि अब लोगों को भी एक वो जो सेंस है ट्रैफिक सेंस वो डेवलप कर लेनी चाहिए। देखें, आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेट बेनिफिशरी ट्रैफिक लॉज पे फॉलो करने के वो खुद ही होंगे। उससे ट्रैफिक वार्डन को, ट्रैफिक पुलिस को या किसी पुलिस या ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। अल्टीमेट फ़ायदा, अल्टीमेट सेफ्टी जो है वो लोगों की कंप्रोमाइज़ होती है जो रोड यूज़र्स होते हैं। तो अगर हम सब अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, सबको ट्रैफिक लॉज फॉलो करने की तरगीब देंगे तो अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो हमारा ही होगा। तो ट्रैफिक वार्डन जो होते हैं वो उन पे सख्ती करने के लिए नहीं खड़े होते, वो उनकी सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। उनसे ताउन करें और अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाएं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद एजाज महली, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन इन स्टूडियो से। सर थैंक यू फॉर योर टाइम और बड़ी ही हेल्दी डिस्कशन रही है और लोगों को भी इस चीज़ पर यकीनी तौर पर अमल करना चाहिए कि जिस तरह से जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनको डिप्लॉय किया गया है वो लोगों की रहनुमाई के लिए वहाँ पर मौजूद है, उन पर कोई सख्ती करने के लिए मौजूद नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे कुछ हिजामा से मुतालिक जो कि एक कदीम तरीक़ा है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आजकल हम नबिया देख रहे हैं कि हर तरफ इस टॉपिक पर बात हो रही है। बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, लोग हिजामा करवा भी रहे हैं और इस तरीका इलाज के जरिए हम देखते हैं कि जिस्म से फासिद खून निकलता है और खून फासिद होने की वजह से इंसानी सेहत पर जो बुरे असरात मुरतब होते हैं उससे भी इससे बचा जा सकता है। कहा यह जाता है कि बहुत सारी पेन को, हमारे जो जिस्म में दर्द तकलीफ होती हैं उसको रिलीफ करने में ये मदद फराहम कर सकते हैं। जो टॉक्सिक ब्लड है ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी पे कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं करता, उसका खारिज होना वो ज़रूरी होता है। तो किन किन पॉइंट्स पर ये करवाया जाता है, क्यों ये इतना ज़रूरी है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हिजामा एक्सपर्ट नफीद सल्फी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हिजामा क्यों करवाया जाता है? मेरे ख्याल से पहले हम अपने नाज़रीन को ये बता दें कि ये इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हिजामा भी एक ट्रीटमेंट है, जैसे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट किए जाते हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हर्बल है, तो इसी तरह से ये भी एक ट्रीटमेंट है। अगर आपको कोई भी इशू है तो उसमें हम हिजामा लगा के आपके मुख्तलिफ ऑर्गन है उनको कवर करके, स्टोमिक का इशू है तो उसके स्टोमिक के पॉइंट्स लगाएंगे, लीवर का इशू है तो लीवर के पॉइंट्स लगाएंगे, किडनीज के इशू है तो किडनीज के पॉइंट्स लगाएंगे। जहाँ पे ऑर्गन्स है उसी जगह जी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही पॉइंट्स लगाए जाते हैं। और इसमें जैसे आप बता रहे हैं कि अगर आपके पट्टों में खिंचाव वगैरह तो उसमें भी मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब मैं मेराज के मौके पे आसमानों पे गया तो एक आसमान के ऊपर एक फरिश्तों की जमात से मुलाकात हुई जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद भी हिजामा लगवाएं, अपनी उम्मत से भी तलकीन कीजिएगा हिजामा करवाने की। ठीक है। और एहराम की हालत में आता है हदीस में कि सही बुखारी की हदीस है सही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा हुआ था, रोज़ा रखा हुआ था और सर में दर्द महसूस की तो उसी टाइम ही सर के ऊपर हिजामा लगवा लिया। अच्छा, सर पर भी लगवाया जा सकता है? कितने कब लगवाए जा सकते हैं? वो पेन देखने किस तरह की है कि तो उससे बालों को डैमेज हो सकता है किसी किस्म का? विदाउट हेयर शेविंग करते हैं, बालों को कोई डैमेज नहीं करते। ठीक है। लेकिन वो पहले पुराना तरीका था तो बाल को उतार के किया जाता था, लेकिन अभी आपको पता है जितनी चीजें आ गई तो उसमें तो अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसमें जिद्दत भी आ गई है तो डिफरेंट अब तरीके भी यूज़ किए जा रहे हैं और जो सारे प्रोसीजर हैं वो कितने सेफ हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको लेकर यकीनी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है महफूज होगा, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट जिस पैटर्न से किया जा रहा है लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो सेफ है, क्योंकि वो कपिंग थेरेपी ऐसी है, ब्लड निकल रहा होता है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो जो आपने पूछा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ये जो अब हिजामा और उसमें क्या डिफरेंस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सा उस हदीस में सिंगी भी इसको बोला गया ना हिजामा को, कि उस दौर में गाय के सिंग को खोखला कर लेते थे आगे से और पीछे से, और जो हिजामा करने वाला होता था मुंह से सक्शन पैदा करता था
और बहुत आता है कोई ताकतवर बंदा होता तो मुंह से सक्शन करता था। अभी तो जदीद मशीनें आ गई हैं, तो वैक्यूम गन होती है, वैक्यूम गन के जरिए हम वैक्यूम करते हैं। ठीक है। और नॉर्मल से स्क्रैचेस सर्जिकल ब्लेड के साथ लगाए जाते हैं। उस दौर में आता है कि लोहे के उस तरह के साथ कट लगाए जाते थे, लेकिन वो बिल्कुल आपकी कैपिलरीज के ऊपर लगाए जाते हैं। जो आपकी स्किन के टिश्यूज होते हैं वो कोई डीप कट नहीं, इसे आप स्क्रैच बोल सकते हैं, खरोच बोल सकते हैं इसको, कि आपके जो बिल्कुल नॉर्मल सा एनेस्थीसिया जेल लगा के पेनलेस प्रोसीजर है ये। अच्छा एक बार नवीद, मुझे या बहुत सारे लोगों को, खवातीन को अक्सर जो है वो मसल की तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो मुझे भी अनवार एक बार मसल पेन हुई इन शोल्डर, तो मैं भी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मुझे कपिंग थेरेपी की, लेकिन वो कट्स के साथ नहीं थी, विदाउट। तो इन दोनों में इसका फर्क क्या है? दोनों ड्राई कपिंग और जो हम करते हैं वो वेट कपिंग है। ड्राई कपिंग एक एज अ मसाज के तौर पे आप करवाते हैं, जैसे चाइना में भी ड्राई कपिंग काफी है। तो ड्राई कपिंग से वैक्यूम ज्यादा इफेक्टिव तो वही है जो वेट कपिंग। जब तक वो आपका टॉक्सिक नहीं निकलेगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन नहीं बेहतर होगी, जो अंदर मामला रुका हुआ है इंटरनल, उसको निकालने से ही बेहतरी आएगी उसके। लेकिन जो वेट कपिंग है वो सुन्नत है, ड्राई कपिंग वो अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। और किन-किन बीमारियों से शिफा बताई गई है? अगर हम इसमें तो जैसे हदीस में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तुम बेहतरीन इलाज करते हो उसमें से सबसे पहले हिजामा करवाना है, दूसरे नंबर पे शहद पीना है। इनके जो इलाजों में से, यानी कि इसमें से ऑलमोस्ट काफी बीमारियां जो इसमें क्योर है। ब्लड प्रेशर के लिए आता है हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब किसी इंसान का खून जोश मारे उसको चाहिए फौरी तौर पे हिजामा करवा ले, क्योंकि जब किसी इंसान का खून जोश मारता है वो उसको हलाक कर देता है, मतलब फालिज की तरफ चले जाता है, वो ब्रेन स्ट्रोक की तरफ चले जाता है मामला। ये स्ट्रेस रिलीफ भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेस रिलीफ भी है। और जिस तरह से अभी नबिया ने भी कहा कि बहुत ज्यादा अब सेंटर्स बन गए हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई तो उतना माहिर नहीं है। पंजाब हेल्थ कमीशन की जानिब से कोई डायरेक्शंस आप लोगों के पास मौजूद हैं कि कौन सर्टिफाइड लोग हैं जो हिजामा कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं? और ये कहना भी चाहिए अनवार, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसको यहाँ पर हाईलाइट भी करना चाहिए कि हर जगह या किसी कहते हैं ना अनाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये मसला मतलब बढ़ भी सकता है। जैसे ये सिर्फ हिजामा में अताई या क्वैक्स नहीं है, अगर आप देखें एलोपैथिक में भी हैं, होम्योपैथिक में भी हैं, जिनके पास कोई ऐसा क्वाइफ नहीं है, कोई पंजाब हेल्थ कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो गलियों मोहल्लों में ऐसे बैठे हुए हैं। और इसी तरह हिजामा के साथ भी है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई FTJ की डिग्री नहीं है और वो क्वैक्स या अताई जिन्हें आप बोलते हैं वो डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज करते, तो इस वजह से लोगों को परेशानी होती है कि लोग डर जाते हैं कि यार हम हिजामा करवाएं कि ना करवाएं। अब पंजाब हेल्थ कमीशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन ये है कि जिसने 4 साल डिग्री की हुई है FTJ नेशनल काउंसिल ऑफ तिब की तरफ से जी, वो हिजामा करने का मिजाज है। MBBS डॉक्टर भी नहीं कर सकता हिजामा पंजाब हेल्थ कमीशन की तरफ से। अब जैसे हम पंजाब जो MBBS डॉक्टर है, जैसे वो इंजेक्शन या मेडिसिन देता है वो हम नहीं कर सकते। हमारा उनसे डिफरेंट है कि हमने कपिंग थेरेपी करनी है या हम हर्बल जो मेडिसिन है वो हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह पंजाब हेल्थ कमीशन ने एक रूल और रेगुलेशन बनाया कि उसमें जिसके पास 4 साल डिग्री होगी FTJ नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से वो सर्टिफाइड है, उसको वो रजिस्टर्ड करते हैं, बाकायदा वो आके विजिट करते हैं आपके क्लिनिक का। उनका एक प्रोटोकॉल है कि वो क्लिनिक को एनवायरनमेंट के सिटिंग एरिया इतना हो वहाँ पर 5 से 6 बंदे बैठ सकें और अंदर आपकी वो जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो पूरा किया जाता है। ठीक है। और इसी के मुताबिक ही जब भी आप किसी भी क्लिनिक पे जाएं तो बाहर एक वो लिखा होता है उनका पंजाब हेल्थ कमीशन की तरफ से आपको वो मिलता है सर्टिफिकेशन। ठीक है। वो हमने मेन पे लगाया होता है ताकि हर आने वाले बंदे को पता चले कि ये सर्टिफाइड क्लिनिक है। उसके ऊपर मुकम्मल आपका एक नंबर दिया जाता है। जैसे अगर किसी ने हिजामा करवाना है, उसके लिए जाना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, हमें किस तरह से ये अपनी बॉडी में फील होगा कि हमें हिजामा की जरूरत है? ये बड़ा एक बेसिक सवाल है जो लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखें, आप जब मेडिसिन खाते हैं, आपके स्टोमिक में मसला हुआ है, कोई वॉमिटिंग आ रही है, सर में दर्द कर रहा है, तो फिर आपको महसूस होता है कि मुझे कोई मेडिसिन लेनी चाहिए। ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। बॉडी में कहीं पर भी हमारा ये एम है कि हमने ना मेडिसिन देनी है ना इंजेक्शन लगाना है, हमने सिर्फ हिजामा के जरिए पेशेंट को क्योर करना है। अब जैसे आपको एरियो में दर्द आ रहा है तो आप टेस्ट करवाते हैं यूरिक एसिड का। उसमें अगर हम पेशेंट का यूरिक एसिड का टेस्ट देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट लगाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री मौजूद है कि जिनको विदाउट मेडिसिन के यूरिक एसिड जो है बॉर्डर लाइन से भी नीचे आ गया, बिल्कुल वो ठीक हो गए। अभी 2 दिन पहले की एक पेशेंट की हिस्ट्री थी कि वो उसका 3rd विजिट था, लेकिन उसने बताया कि जब मैं 2nd विजिट के बाद गया तो मुझे सोराइसिस था, सोराइसिस चंबल जिसे बोला जाता है। उसके करवाने के बाद उसका मुकम्मल तौर पे चंबल बिल्कुल ठीक हो गया। कहते मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, सिर्फ मैंने हिजामा के 2 सेशन लिए और उसमें भी सिर्फ उसके 6 से 7 कप लगाए हमने एक सेशन में, और 3rd विजिट में बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि एलोपैथिक में जो ऑइंटमेंट लगाई जाती है सोराइसिस के पेशेंट को, जब तक वो लगाता रहता है वो ठीक रहता है। ठीक है। और जैसे वो ऑइंटमेंट छोड़ता है तो उसके बाद दोबारा सोराइसिस आ जाता है। तो जिस तरह से मसल पेन्स की हम बात कर रहे हैं, उसके रिलीफ के लिए कितने सेशंस कराने चाहिए, या आजकल जो लोगों को मसाइल हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जो ये मरीज हैं उनको कितने सेशंस की जरूरत है एज पर देयर हिस्ट्री? बिल्कुल, वो हम पेशेंट की एक दफा एग्जामिन करते हैं क्लिनिक पे।
अगर जैसे पट्टों का खिंचाव है सिर्फ, तो अगर कंधों में आ रहा है तो वो तो उसके 2 सेशन में ही अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाता है। अगर पूरे जिस्म के पट्टों में खिंचाव है तो फिर उसके कोई 3 या 4 सीटिंग हम करते हैं 20 दिन के वक्फे से या 15 दिन के वक्फे से उसका किया जाता है हिजामा। बाकी आप हिस्ट्री पेशेंट के हम देखते हैं, उसी के मुताबिक जो कोई मसाइल हो उसमें उनका पॉइंट्स लगाए। टाइम का मैं तो क्विकली आपसे आंसर चाहूंगी, किन सूरतों में किन हालात में हिजामा नहीं करवाना चाहिए, एक और दूसरा कि जब कोई आपके पास आए तो हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाए तो टूल्स मेक श्योर कि वो स्टरलाइज्ड हो, तो इसी तरह अगर कोई हिजामा करवाने आए तो किन बातों का ख्याल रखें और किन हालात में नहीं करवाना। सबसे पहले सवाल पूछा ये बड़ा अच्छा कि पेशेंट को किन हालतों में हिजामा नहीं करवाना चाहिए। अब एक पेशेंट है कि हम वैसे उसकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं कि आपका एचपी लेवल डाउन तो नहीं है। अब एक पेशेंट है जिसका बेचारे का एचपी लेवल 7 पे है, उसका हम हिजामा लगा दें 10 का, तो उसका तो ऑलरेडी वो ठीक होने के बजाय मुकम्मल। लेकिन हम ऐसे पेशेंट जो जिसका एचपी लेवल लो होता है उसके हाथों से उसके चेहरे से पता चल जाता है कि उसका एचपी लेवल डाउन है, फिर हम उसका सीबीसी भी करवा लेते हैं। एचपी लेवल ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है उसके लिए। बाकी कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरतें हैं तो उसमें 1st, 2nd और 3rd जो मंथ है उसमें हिजामा हम नहीं करते पेशेंट का। ठीक है। तो बाकी कोई ऐसे छोटे बच्चे हैं कि जिनको समझ लें कि ब्लड की वैसी कमी लग रही है तो उनमें नहीं लगाया जाता पेशेंट्स को। या बहुत ज़्यादा कोई एजेड है जिनके उठने बैठने के काबिल भी नहीं है तो उस पे सूरत में भी पेशेंट नहीं लगाते हैं हम। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आम इसके बाद सिंपल ऑयलिंग वगैरह कर लेनी है या कोई मॉइस्चराइजर तो नहीं यूज करेंगे ताकि जख्म वगैरह नहीं, उसमें सिर्फ जैतून या सरसों का तेल लगाते हैं। बाकी जो आपने हाइजीन का कह रहे थे वो मेरे जहन में आ गया जी कि हाइजीन में ये कि हमने जो एक दफा किट इस्तेमाल करते हैं मुकम्मल डिस्पोजेबल किट यूज करते हैं हम। इनके जो पेशेंट आता है उसके लिए सेपरेट किट है जो जिस बेड के ऊपर हमने हिजामा करना है उसके ऊपर शीट न्यू होती है हमारी, एक पेशेंट के बाद वो शीट चेंज हो जानी है। ठीक है। और जिस पेशेंट के ऊपर जो कप्स वगैरह यूज हुए हैं वो भी फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर देने हैं हमने। मतलब कि हमारा मुकम्मल तौर पे अगर आप देखेंगे तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, बातों का आप भी ख्याल रखिएगा। अगर आप भी सोच रहे हैं इस ट्रीटमेंट के हवाले से तो मेक श्योर कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। और नवीद सल्फी हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड का ऑप्शन भी दस्तयाब होगा। व्हाट्सएप बीटा इन्फो के रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप अब स्क्रीन लॉक के फीचर पर काम शुरू कर रहा है, जिसे आजमाइश के लिए जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस फीचर का मकसद सार्फिन को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करना होगा ताकि इनकी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई भी इनके व्हाट्सएप अकाउंट तक कोई रसाई हासिल न कर सके। इस अपडेट के बाद व्हाट्सएप अकाउंट स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा, इस हवाले से व्हाट्सएप बीटा इन्फो ने एक स्क्रीनशॉट भी जारी कर दिया है। स्क्रीन लॉक के फीचर के तहत जब भी व्हाट्सएप वेब खोला जाएगा इसके लिए पासवर्ड दरकार होगा। बगैर पासवर्ड व्हाट्सएप अकाउंट नहीं खुलेगा। पासवर्ड भूलने की सूरत में अपने अकाउंट से लॉग आउट होकर मोबाइल की मदद से दोबारा QR कोड स्कैन करके अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ये फीचर इस सूरत में मददगार साबित हो सकता है जब एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर मुतादिद अफराद के ज़रिए इस्तेमाल हो। व्हाट्सएप की जानिब से ताहाल इस फीचर को मुतारिफ कराए जाने की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द पेश कर दिया जाएगा। तो अनवार, ये तो बेगमात के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर हो गई है। वो सारी बीवियां श्योहर कनेक्ट कर गई होंगी कि मैंने कहाँ से बात की है। शौहर इस बात से अनजान कि मेरा तो व्हाट्सएप सेफ है, मैंने तो पासवर्ड फोन पे भी लगाया हुआ है, व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे भी लगाया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि खवातीन ने चुपके से आईपैड या टैब्स में या लैपटॉप में वेब लॉगिन किया हुआ है। प्रॉब्लम यही है कि अगर बाहर कोई फीचर आता है तो सबसे पहले हम चोर रास्ता भी तलाश करते हैं और हम इन इश्यूज पर बात करते हैं कि मियां न पकड़ा जाए या इस तरह की को बात करते हैं। और बाहर के ममालिक में इन फीचर्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि पहले इन टेक्नोलॉजी कंपनीज ने हमें डेस्कटॉप से मोबाइल पर शिफ्ट किया और अब फिर मोबाइल से डेस्कटॉप पर शिफ्ट कर रहे हैं डिफरेंट रीजन की वजह से। सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। जो ऑफिस में काम करें उनके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते थे, किए बगैर यूजुअली निकल जाते थे पहले भी। सो आई थिंक सेफ्टी पॉइंट से इट इज वेरी गुड। और नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए से नए फीचर उन पर काम किया जा रहा है, किस तरह से इन फीचर्स को मजीद
इन ऐप्स को मजीद डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं और टेक्नोलॉजी को मजीद किस तरह बेहतर किया जा रहा है। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम इस वक्त खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।